बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की और बिहार में जो प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स है उसकी, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर जो हैं वो भाजपा और जेडीयू के नेताओं को निशाना क्यों बना रहे हैं। आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में लगभग एक डेढ़ महीने से वो लगातार जो है वो अशोक चौधरी पे, सम्राट चौधरी पे, दिलीप जायसवाल पे, इन नेताओं पे हमलावर हैं, उनके भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, उससे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या सिंपल ऐसा है कि भ्रष्टाचार को ये चुनाव में मुद्दा बना करके चुनावी बैतरनी पार करना चाहते हैं, या इसके पीछे उनकी कोई अलग रणनीति है, कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? इसको आज बिटवीन द लाइंस में समझने की हम कोशिश करते हैं। तो दरअसल आप देखेंगे कि जब जन स्वराज पार्टी उन्होंने बनाई, उसके बाद जो पूरा का पूरा उनका कैंपेन चल रहा था, वो आरजेडी को ज्यादा निशाना बना रहा था और नीतीश कुमार को ये कह रहे थे कि भाई वो तो अब काम ही नहीं करने लायक हैं, वो मानसिक और शारीरिक रूप से इस रूप में नहीं है कि फंक्शन कर सकें, और कुछ दो चार जो अधिकारी उनके आसपास के जो लोग हैं वो पूरी सरकार चला रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार जो है सरकार चलाने के लायक नहीं है, वहां व्यवस्था बदलनी चाहिए। नीतीश कुमार पे सीधे उस ढंग से अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ वो ये कह के और तेजस्वी को सीधे सीधे खारिज कर दे रहे थे कि जो जेडीयू आरजेडी है वो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के कारण है, करप्शन के बड़े बड़े चार्ज उनके पास हैं, उनके खिलाफ है, जंगल राज जो भाजपा कहती है वो भी वो उठा रहे थे, और तेजस्वी को सीधे से खारिज कर रहे थे कि ये अगर लालू के बेटा नहीं होते तो इनका क्या होता, ये कहां से नेता बनते, कैसे नेता बन रहे हैं, इनके पास कोई विजन ही नहीं है, ये कह के सीधे वो नकार रहे थे। लेकिन उस वक्त उनके ऊपर एक जो आरोप लगने लगा और जनता के बीच में भी हो गया कि कहीं ना कहीं से जो प्रशांत किशोर हैं वो भाजपा की बी टीम हैं, क्योंकि पहले वो काम कर चुके थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ 2014 के इलेक्शन में, और इसलिए उनको जोड़ दिया गया। और ये जब नीचे जाने लगा तो जो एंटी इनकम्बेंसी यानी कि वो वोट जो नीतीश कुमार या एनडीए के खिलाफ है वो उनकी तरफ जो जाना चाहिए था वो न होकर के, और महागठबंधन का वोट भी जो टूटता और इनके तरफ जाता वो कहीं दिख नहीं रहा था, और वो लगा कि कहीं ना कहीं हाशिए पे चले जाएंगे। उन्हें जो उम्मीद है वो ये उम्मीद है कि महागठबंधन का जो वोट है और खास तौर पे आरजेडी का, वो अगर 22 समीकरण को छोड़ दें यादव को, तो मुस्लिम वोट टूट सकता है, और बाकी जो एंटी एनडीए वोट है उसमें भी आ सकता है। लेकिन अगर वो बी टीम है और आमने सामने की लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच में है, तो कोई वोट टूट के उनके पास क्यों जाएगा, ये एक बड़ा सवाल था। इसलिए उन्होंने, आप जुलाई अगस्त में देखेंगे तो उन्होंने थोड़ा ट्रैक चेंज किया, और ट्रैक चेंज करके और जो नीतीश सरकार था है उसके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए और कहना यह शुरू किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हंग असेंबली आ जाए, किसी को नहीं मिले, हम किसी भी कीमत पे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल कसम खा खा के उन्होंने जितने भी इंटरव्यू सुने वो लगभग 2 महीना पहले ये कहते हुए सुने, आज भी कहते हैं, लेकिन 2 महीना 2.5 महीना पहले उन्होंने शुरू किया। जब ये उनसे सवाल आया कि अगर हंग असेंबली हो गई, किसी को नहीं आया, तो वो किसके तरफ जाएंगे, क्योंकि उनकी नजर जो है वो एनडीए के खिलाफ जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की थी। लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर भाजपा की बी टीम या एनडीए की बी टीम होने का आरोप जो है वो नहीं खत्म हो रहा था। अब उसके बाद एक रणनीति के तहत जो है उन्होंने पूरा का पूरा अपना ट्रैक चेंज किया। उन्होंने मंगल पांडे को निकाला, सम्राट चौधरी निकाला, अशोक चौधरी निकाला, दिलीप जायसवाल निकाला, और तमाम हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी, और ये लगा कि भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा वहां बन रहा है, और चर्चा भी शुरू हुई भ्रष्टाचार की, क्योंकि
तेजस्वी जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे तो उनके खिलाफ तत्काल भ्रष्टाचार के जो लालू यादव के समय में चारा घोटाले से लेकर तमाम है वो आ जाता था, वो चस्पा नहीं होता था। और जिस ढंग से तथ्यों के साथ ये लेके आए प्रशांत किशोर, इनको जहां से भी कागज, जहां से भी इंफॉर्मेशन आया वो एक अलग कहानी है, लेकिन हाँ वो एक बनाने में सफल रहे हैं। अब बात यह है कि क्या ये जो एंटी बीजेपी या एंटी एनडीए उनका स्टैंड है जो करप्शन के खिलाफ लिया है, वो सिर्फ सचमुच में वो नीतीश को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, या उनके निशाने पे जो महागठबंधन का वोट है, महागठबंधन की तरफ जो लोग हैं वो हैं, और एंटी इनकम्बेंसी जो ये कहा जाता है कि 20-22% ऐसे भी वोटर हैं जो हमेशा जो है वो ना बीजेपी को, महागठबंधन को देते हैं और ना वो एनडीए को देते हैं, वो निर्दलीय को देते रहते हैं। 80% वोट में ही दोनों बढ़ता रहा है और बराबर बराबर आता रहा है। तो एक बड़ी संख्या उसको भी लेनी है उनके, और इसलिए दोनों के खिलाफ दूरी हो। लेकिन उनके निशाने पे आखिर है कौन? सचमुच में जेडीयू है, सचमुच में बीजेपी है। अगर इस मुद्दे पे जाएंगे तो बाकी चीजें क्लियर होंगी जब वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे उससे, कि किसको हराने के लिए वो कैंडिडेट उतारते हैं। वो अगर उनका कैंडिडेट जो है वो वोट काटेगा, सीट वाइज पे बात है, अलग अलग नहीं, सीट पे, किसी सीट पे अगर वैसे कैंडिडेट देते हैं जो एनडीए का वोट काटता है, इसका मतलब कि उस सीट पे वो एनडीए को हराना चाहते हैं। अगर वो ऐसा कैंडिडेट देते हैं किसी सीट पे जो महागठबंधन के किसी उम्मीदवार का वोट काट लेगा, भले 500 काटे, 2000 काटे, 5000 काटे, वो अपनी अपनी क्षमता पे है, तो इसका मतलब कि उस जो महागठबंधन का उम्मीदवार है उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार का इलेक्शन इस बात का गवाह है कि केवल 12,000 के वोटों का अंतर था, 0.2 या 0.3% केवल अंतर था वोटों में। 37% लगभग दोनों के बराबर वोट आए थे, महागठबंधन के भी और एनडीए के भी। ऐसे में उनका कैंडिडेट जो है अगर थोड़े थोड़े वोट भी लेता है, 13 वोटों से हार जीत हुई है वहां बिहार में, हिलसा की विधानसभा जो है, ऐसे बहुत सारे हैं जो कम वोटों से हार जीत वाला जो है वहां वो बड़ा कर सकते हैं। एक और जो मूव चल रही है जिसको जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं एआईएम के वो वारिस पठान, उन्होंने जो कहा कि बैकडोर चैनल से बातचीत जो है वो जनसुराज के बीच में और प्रशांत किशोर और इनके बीच में चल रही है कि दोनों में कहीं ना कहीं समझौता हो जाए। आपको पता है कि ओवैसी की पार्टी पिछली बार वहां सीमांचल में खड़ी हुई थी, सीमांचल में 5 सीटें जीती थी। वो अलग बात है कि उसमें से 4 जो है वो फिर आरजेडी में शामिल हो गए पार्टी छोड़ के, वो अलग है। लेकिन वो चाहते थे कि महागठबंधन में आ जाए और उनके ऊपर भी वोटगटवा का जो है वो टैग न लगे। और इस बार भी चिट्ठी भी दिखाई उन्होंने कि लालू को लिखा, तेजस्वी को लिखा, वो मान नहीं रहे हैं। अगर वो जनसुराज के साथ आ जाते हैं तो जो प्रशांत किशोर कहते रहे हैं कि भाई मुसलमान को वहां क्या मिला, वो तो लालटेन में मिट्टी का तेल बनके और जलता रहा और रोशनी जो है वो होती रही लालू यादव के घर में, उनका परिवार जगमगाता रहा। ये जो वोट बैंक की जो बात है उस पर जो नजर उनकी है, तो जो मुझे लग रहा है कि भले वो हमला करते दिख रहे हो भाजपा के नेताओं पर, भाजपा के लोगों पर, जदयू के लोगों पर, नेताओं पर, मंत्रियों पे, लेकिन जो कैंडिडेट देंगे और जो फैसला होगा वो उसमें वो ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो होगी वो आरजेडी को होगी, महागठबंधन को होगी। कांग्रेस को भी सीरियस नकार देते हैं कि कांग्रेस वहां है ही नहीं, वो तो आरजेडी के भरोसे है, आरजेडी नहीं तो कांग्रेस कुछ भी नहीं है। तो पूरा का पूरा जो उनका गणित है, उनका एक मास्टर स्ट्रोक है कि अगर वहां आरजेडी जो है वो हाशिए पे आती है पॉलिटिक्स में, तो एक बिहार की लोकल पार्टी, बिहार की अस्मिता की बात करने वाली पार्टी के लिए जगह बनेगी। और बीजेपी के खिलाफ उस पार्टी के साथ अगर मुस्लिम समाज आ जाए जो 17-18% वोट है, तो एक बड़ा स्टार्ट उसको मिल सकता है। आरजेडी अभी तक वहां पे पिछले 35 सालों में कह लें कि 20 साल से अगर सत्ता से बाहर भी है, बीच में 2-3 साल अगर छोड़ दें जो गठबंधन के साथ रहे 2005 के बाद,
तो लगातार राजनीतिक रूप से बनी हुई इसीलिए है वहां पे क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक 18% के आसपास और 14-15% जो यादव वोट बैंक है, ये लगभग एकजुट है उसके पास, यानी कि 30% से स्टार्ट कर रहा है। प्रशांत किशोर के पास ऐसा कोई वोट बैंक नहीं है। जो मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर की नजर जो है वो आरजेडी के वोट बैंक और खास तौर पे मुस्लिम वोट बैंक पे ज्यादा है कि अगर एक बार आरजेडी वहां से बाहर हुई तो प्रशांत किशोर को अपना वहां पे पैर जमाने में मौका मिलेगा। अगर आप हमारे ओपिनियन से कहीं से भी डिफर करते हो, कुछ भी हो, सहमत हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि ग्राउंड रियलिटी जो है वो क्या है वो हम तक भी पहुंच सके, अलग अलग चीजें आ सके ताकि हम अगले वीडियो में आपको बेहतर तरीके से और चीजों को समझा सकें। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल